हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म। साथियों, बिहार दरोगा 1275 पद की तैयारी को बेहतर करने के लिए सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पर टेस्ट सीरीज का महायज्ञ शुरू हो चुका है। इस महायज्ञ में कुल 139 टेस्ट को सम्मिलित किया गया है। अगर बात करें इस 139 टेस्ट की, तो इसमें एडिटोरिया के वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और रुकमणी के प्लेटफॉर्म प्रकाशन के वॉल्यूम 1, साथ ही साथ बात की जाए तो जीएस ज्ञान बिंदु पटना के उन तमाम टेस्ट सीरीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। साथियों, तो इस टेस्ट सीरीज के महायज्ञ एपिसोड के साथ आप बने रहें, जुड़े रहें। अगर साथ में साथ अगर बात की जाए कि अगर पहली बार इस चैनल पर आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। चलिए साथियों, इस 139 टेस्ट सीरीज के महायज्ञ में सेट नंबर 6 का स्वागत है। तो इस सेट नंबर 6 के बाद 7, 8, 9 ऐसे करते करते हम वो 139 टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 6 की प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहला प्रश्न है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो साथियों, यह जो है सिमुक वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। बात की जाए तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंशों का ही हुआ करता था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक कहिए अथवा सिंधु कहिए या सिप्रक कहिए, इन तीनों नामों से इन्हें पुराणों के अनुसार जाना जाता है। अगर बात की जाए तो यह जो है कन्नौ वंश के राजा सुशर्मा का वध जो है 60 ईसा पूर्व में यह सिमुक वंश के द्वारा ही किया गया, यानी कि सातवाहनों के द्वारा ही किया गया, और इसके बाद उन्होंने अपना शासन यहाँ पे स्थापित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। साथियों, इसमें से कौन गलत है वह पूछा जा रहा है। तो यह जो है उदयगिरी का गुहा अभिलेख है, जिसे प्रभावती गुप्ता ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे बनवाया था। अगला ऑप्शन में कह रहा है कि मंदसौर अभिलेख। अगर मंदसौर अभिलेख की बात की जाए तो यह समुद्रगुप्त ने नहीं बल्कि मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था। साथियों, इसे किसने बनवाया था? यशोवर्मन। इसे यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। अगर बात की जाए ऐहोल अभिलेख की, तो इसे भानुगुप्त के द्वारा नहीं बल्कि इसे पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर बात की जाए एरन अभिलेख की, तो यह एरन अभिलेख जो है उसे भानुगुप्त ने बनवाया था। तो यहाँ पे सारे के सारे गलत थे, जिसका राइट आंसर डिस्कशन कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था। तो साथियों, यह जो है इत सिंह 7वीं शताब्दी के समय भारत की यात्रा पर आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत के जो यात्रा वर्णन है उसके बारे में इसमें विस्तृत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया है। तो यह मंदिर जो है, यह प्रसिद्ध मंदिर वह राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। बात की जाए राजराज प्रथम की, तो वह जो था यह शैव धर्म का अनुयायी था, और यह जो है राजेश्वर मंदिर वह शिव जी का मंदिर है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, और इन्होंने ही गैंगट चोल की या गैंग चोलम की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो साथ ही यह जो अद्वैत वेदांत है उनका जो है उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि अगर किसी के पास ज्ञान है, केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अद्वैत वेदांत जो है उसके अनुसार ज्ञान मार्ग को है मोक्ष का कारण है, उसके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जबकि
यह बोला गया है कि उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान ही मुक्ति दिलाती है। अगर बात किया जाए कि ज्ञान के अभाव में मुक्ति की, तो यह उन्होंने बताया था कि यह संभव नहीं है। अगर बात किया जाए विशिष्ट द्वैत दर्शन की, तो उन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे। तो साथियों, यह जो है धन्वंतरी, बेताल भट्ट, कालिदास, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के दरबारी कवि थे या दरबारी नवरत्न थे, जो अलग अलग विशेष विभाग में कुशल थे। और बात किया जाए पतंजलि की, तो यह साथियों उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में यह पतंजलि शामिल नहीं थे। बात की जाए साथियों पतंजलि की, तो यह शुंगों के राज दरबार में रहते थे। पतंजलि जो है साथियों, यह शुंगों के राज दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 नंबर में पूछा गया है कि किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। तो साथियों, जब लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल चला रहा था, यानी कि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26 था लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल, तो यह जो चल रहा था उसी के समय जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। और बात किया जाए इसके समय कुछ अन्य घटनाओं की, तो कुल 1921 की बात की जाए तो उस समय मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार के तट पे हुआ था। और बात किया जाए 1922 की, तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। यानी कि ये सारी की सारी घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ करती थी, यानी कि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पूछा गया है कि प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता तथा नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। इसमें से कौन जो है वह राइट है साथियों। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ़कीर विद्रोह। तो साथियों, यह फ़कीर विद्रोह 1776 के बाद, यानी कि 70 के बाद साथियों, यह जो है विद्रोह अपना उग्र रूप धारण किया, जिसका नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली के द्वारा किया गया। तो ये ए का 1 हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है भील विद्रोह। तो साथियों, यह भील विद्रोह को 1825 के दौरान, 25 से 31 के दौरान यह भील विद्रोह हुआ, और जिसको सेवाराम तथा अन्य और भी थे, उन सभी लोगों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो यहाँ बी का 2 हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है सी, यानी कि चुआड़ो विद्रोह। यह चुआड़ो विद्रोह की बात की जाए तो साथियों, इसे मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, इसके अलावा भी कई थे, तो इनमें दुर्जन सिंह भी शामिल थे। ऐसा नहीं कि एकमात्र ये थे, यानी कि इसका चुआड़ो विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह, मंगल सिंह, इसके अलावा और इनके कई साथियों थे, उन साथियों के द्वारा इसका किया गया था विद्रोह। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चेरो विद्रोह। अगर बात किया जाए चेरो विद्रोह की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एक ही मात्र बचा हुआ है, भूषण सिंह वह हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि भूषण सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी हैं, इन सभी ने इस चेरो विद्रोह को आगे बढ़ाया था। कौन थे साथियों? भगत सिंह और लाहिड़ी। कौन से लाहिड़ी? राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है साथियों। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में बताया जा रहा है कि इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है। अब बढ़ते हैं और यानी कि स्टेटमेंट जो दे रहा है अगला स्टेटमेंट उसके तरफ। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। तो यह थॉमस मुनरो को दिया गया विचार था मुनरो के द्वारा, तो ये आपका 2 भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में कह रहा है कि इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। तो जो भी किसान थे उनसे सीधे लगान लिए जाते थे, यानी कि ये 3 भी सही है। और बात किया जाए ऑप्शन 4 की, तो इस व्यवस्था में किसानों
को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। तो कौन सी यह व्यवस्था थी साथियों? तो यह जो थी साथियों, इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो यह उसे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के वायसराय के रूप में 24 मार्च 1947 को नियुक्त किया गया था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा, यानी कि कोई ऑप्शन ए बी सी में नहीं है। 24 मार्च 1947 को 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। अगर बात किया जाए इसके बारे में, तो यह जो है 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी, जिसमें भारत विभाजन भी शामिल था। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और बात किया जाए तो इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था। तो साथियों, यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश शासन की सरकार के द्वारा जो हिंसा की जा रही थी, तो वह ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने साथियों यह उपवास किया था, अनशन किया था। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो साथियों, यह जो था संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, यह कार्य शामिल नहीं था। लेकिन सरकारी कामकाज का बहिष्कार, सरकार को पुरस्कार लौटाना और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, ये सब कार्य जो है असहयोग आंदोलन के अंतर्गत शामिल था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन में किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो साथियों, इसे जो है साधारण विधेयक अथवा वित्तीय विधेयक, इसकी स्थिति में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा यह जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसे बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात किया जाए तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने पर, यानी कि दोनों सदनों में जब कोई ये जो है संविधान या विधेयक पारित नहीं हो पाता है, तो उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार दिया गया है, और जिसकी अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक एवं वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है, और किसी भी हाल में धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक है वह हमेशा लोकसभा में ही पारित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो साथियों, वह जवाहरलाल नेहरू जी थे, वह जो उपसभापति थे कार्यपालिका परिषद में। बात किया जाए तो राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद कृषि विभाग में इनको मंत्री बनाया गया था। और इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो साथियों, यह जो है पहले तो कोई कार्य निर्धारित नहीं किया गया था, बाद में इसे 6 वर्ष कर दिया गया था। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, लेकिन इसे संसद पर छोड़ दिया गया था, और इसके बाद संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित कर दी थी। तो यह अवधि
किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित की गई थी? तो इसे 1951 अधिनियम के द्वारा इसकी उम्र जो है यानी कि इसका कार्यकाल जो है उसे 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो साथियों यह जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वह समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 4 में इसे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है और इसी के कारण इसी के अंतर्गत इस अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता लागू किया गया है। साथियों बात किया जाए ये समान नागरिकता संहिता का उपबंध की तो इसे आर्टिकल 44 में, चूँकि यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है तो उसी के अंतर्गत आर्टिकल 44 में वह समान नागरिकता ये जो है संहिता उसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 44। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? कैबिनेट, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद अथवा अंतर्राज्यीय परिषद, यानी कि इसमें से किसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो साथियों यह जो क्षेत्रीय परिषद है उसका भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। और बात किया जाए इस क्षेत्रीय परिषद की तो यह एक वैधानिक निकाय है क्योंकि उन्हें संसदीय कानून के तहत बनाया गया है। अगला इसके बारे में कुछ और अन्य जानकारियां हैं कि 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था और 1971 में एक अलग उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पूछा गया है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका कौन सा क्षेत्राधिकार नहीं है साथियों? तो यह है परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, जबकि प्रारंभिक अपीलीय एवं निरीक्षण का क्षेत्राधिकार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय यह दोनों के पास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन जो है जिसमें कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, जबकि तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि यह किन किन राज्यों में विधान परिषद है तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं जो कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटका है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद यहाँ पे उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका निर्णय जो है वह राज्य सरकार लेती है। पंचायतों के संविधान को 7वीं अनुसूची में रखा गया है और बात किया जाए तो राज्य सूची का विषय जो है इसे माना गया है। अनुच्छेद 243 के जो है उसके अनुसार पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। जब चुनाव कराना चाहती है राज्य तो राज्य सरकार आयोग जो है राज्य निर्वाचन आयोग है उससे ये राज्य सरकार राय मशवरा करती है, विचार लेती है, तत्पश्चात राज्यों में चुनाव करवाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो साथियों इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 126 के माध्यम से की जाती है। और बात किया जाए तो यह आर्टिकल 126 जो है उन्हीं के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ऐसा तब किया जाता है। साथियों यहाँ पे प्रश्न में कार्यवाहक दिया गया है न कि राष्ट्रपति दिया गया है। ठीक है,
तो कार्यवाहक की बात की जाए तो ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वह खाली होता है अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में यानी कि अपने पद को चलाने में या बीमारीवश या उनकी किसी भी अवस्था के कारण वह असमर्थ होता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 126 उनको यह अधिकार देता है कि वह एक सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हीं की नियुक्ति करे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो साथियों यह 36वां संविधान संशोधन 1975 है जो कि 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। इसके अलावा बात करें तो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। यह जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, जबकि 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। एशियाई जंगली गधा जो है वह कहाँ पाया जाता है। तो यह साथियों कच्छ के रण में पाया जाता है। IUCN ने इन गधों को विलुप्त प्राय श्रेणी में रख दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वह उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित है और यह एक UN की इकाई है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है, एक इकाई है और इसकी स्थापना जो है साथियों इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो साथियों यह जो है सदाबहार वर्षा का वन बायोम है, उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम तापांतर पाया जाता है। बात किया जाए सदाबहार वर्षा वन की तो यह जो है वन बायोम की अवस्थिति मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र के समीप होती है। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्रीय समीप होती है और जिस कारण यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है जो तापांतर को कम रखने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। और इस वन बायोम के अंतर्गत अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन इत्यादि क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। तो साथियों क्वीटो जो है वह क्वीटो को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर के रूप में जाना जाता है। यह जो है क्वीटो वह जो है इक्वाडोर में स्थित है। इसके अलावा बात किया जाए तो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो कि वेनिस इटली में है और एंटीलीज का मोती जो है वह क्यूबा में स्थित है। ये सारे के सारे शहर हैं। और इसके बाद बात किया जाए हवा वाला शहर तो वह गार्डन सिटी जो है वह शिकागो में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है। तो साथियों बात किया जाए गोल्फ की तो यह गोल्फ की शुरुआत जो है वह सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू किया गया था और इसका वजन जो है 45.94 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जो है वह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इसकी बात करें तो यह बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अगर इसके अलावा ही बात करें तो यह जो है केवल संस्कृत के किसी लेखक को उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसका कंडीशन है केवल संस्कृत के लेखक को यह संस्कृत साहित्य पुरस्कार जो है वह बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे माने प्रदान किया जाता है और इस पुस्तक की शुरुआत जो है 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। तो साथियों MS
गोवलकर थे, गोलवकर, जिन्हें गुरुजी का उपनाम प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथियों रविंद्रनाथ टैगोर की, तो उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और बात किया जाए साथियों मदन मोहन मालवीय की, तो उन्हें महामना के रूप में जाना जाता है। और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी है, उन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों यह नागालैंड का लोक नृत्य है, लीम और नूरालीम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों यह धनबाद में स्थित है। और बात किया जाए रांची में क्या है? तो साथी रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान है। और इसके अलावा बात किया जाए जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में साथियों जमशेदपुर में कई सारे इस्पात कारखाने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबी की स्थापना, यानी कि आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और बात करें तो यह जो है यह क्या कार्य करती है? तो इनका कार्य जो है औद्योगिक उद्देश्यों की सभी स्तरों पर वित्त पोषण यानी कि फाइनेंशियल सुविधा जो है उसे उपलब्ध कराना है, ताकि इंडस्ट्री यानी कि उद्योग धंधा विकसित हो सके। अगर बात किया जाए तो इस अक्टूबर 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में पी चौहान को नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए सिक्किम के राज्यपाल की, तो सिक्किम के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण आचार्य तथा झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन कहाँ के बने हैं? तो झारखंड के बने हैं साथियों, झारखंड के। और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का बनाया गया है, पी चौहान को मेघालय का बनाया गया है और लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शैली ऐप को किस सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो इसे केरल के द्वारा शुरू किया गया है। केरल सरकार ने शैली ऐप को जारी किया गया है। इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य है कि राज्य के जितने भी लोग हैं उनके जीवन शैली को सुधारना है, अप टू डेट करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। पूछा गया है कि दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। बात किया जाए दस्तलिक युद्धाभ्यास 4 की, तो यह जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इसका प्रत्येक साल आयोजन होता है। और यह 2023 जो है यह दस्तलिक 4 का आयोजन राजस्थान में किया गया है साथियों। राजस्थान में दस्तलिक 4 का आयोजन किया गया है। इसके अलावा बात करें कि यह राजस्थान में कहाँ किया गया है, तो साथियों पिथौरागढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में इसका, राजस्थान के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था साथियों वाटर विजन @2047। यह जल संरक्षण का पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन जिसकी आयोजन नई दिल्ली में हुई थी और वह 5 जनवरी 2023 को किया गया था। और इसका मिशन क्या था साथियों? इसका वाटर विजन @2047 था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो साथियों उनका संबंध बॉक्सिंग से है। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित इनका संबंध बॉक्सिंग के खेल से और 2022 में इन्होंने यह अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है। अगर बात किया जाए अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड विजेता को 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें मेडल भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीके प्रसाद है
जिनको राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जबकि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बन गए हैं। तो साथियों यह अनाहत ही है जो सबसे कम उम्र के एथलीट बने हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया है। अगर बात किया जाए अनाहत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं साथियों, तो वह स्क्वैश खेल से इनका संबंध है, और यह जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कि किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो साथियों यह रानी रामपाल है जो कि भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। इन्हीं के नाम पर यह रायबरेली स्थित स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या एबल पुरस्कार के हेतु चुना गया है। तो साथियों लुइस कैफ्रेली हैं जिनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है, और यह जो है एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में साथियों प्रदान किया जाता है। आप याद रखेंगे पूछा जाएगा कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो यह गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसे नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसने कॉल बिफोर यू डिग यह नाम से एक ऐप जारी की है। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इसका संबंध सड़क के खुदाई से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है। तो साथियों इसे मार्च 2023 में नेपाल में घोड़े यात्रा के रूप में मनाया गया है, और इसका आयोजन नेपाल के ललितपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था। तो साथियों इसका विषय जो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए इसे मनाया कब जाता है, तो इसे प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। साथियों इसे प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, और यह भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वह तेलंगाना में खोला गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि NBD में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो साथियों NBD में मिस्र को नए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए साथियों, यहाँ पे क्या कर दिया NDB होना चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न में यहाँ पे ये मिस्टेक है साथियों, ये नहीं होगा ये होगा, यानी कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। और बात किया जाए ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय के द्वारा निरस्त किया गया है। तो इसकी सदस्यता जो है वह किसकी सदस्यता नियुक्त की गई है, तो राहुल गांधी की। आखिर क्यों, तो यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत इनकी सदस्यता को निरस्त किया गया है, और यह सूरत कोर्ट ने मानहानि मुकदमा में इन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी। और ऐसा क्यों हुआ था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आखिर मोदी ही क्यों चोर होते हैं, मोदी जो है सब टाइटल के लोग क्यों होते हैं चोर। तो अब क्या करिए, मोदी से सारे जितने भी मोदी कम्युनिटी के लोग थे, जितने भी मोदी टाइटल के थे, उन सभी लोगों ने इन पर मानहानि का इन पर मुकदमा दर्ज किया। इसी कारण इन्हें इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और 2 साल का इन्हें जेल हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो साथियों जियो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव, यानी कि मिस्टर 360 डिग्री का जो है सूर्य कुमार यादव, उनको अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48
48 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से के बीच संबंधित है। तो साथियों, यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की गई थी और यह जो है इसकी कुल लंबाई 131 मीटर है और लागत की बात की जाए साथियों तो यह 337 करोड़ की कुल लागत इस पे आई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो साथियों, यह खिताब जो है महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका के द्वारा जीता गया है। और बात किया जाए पुरुष एकल की मेल कैटेगरी में साथियों, तो मेल कैटेगरी में यह पुरस्कार जोकोविच के द्वारा जीता गया है। आप जानते हैं जोकोविच एक साथ लिखा जाएगा, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ा पाए। जोकोविच ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिले के गठन का ऐलान किया है। तो साथियों, यह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 नए जिलों के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है। अब ऐसा करने से वहाँ पे कुल जिलों की संख्या साथियों 50 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि यह 19 जिलों के नए गठन से पूर्व वहाँ कितनी संख्या हुआ करती थी, तो आप याद रखेंगे कि 19 नए जिलों का गठन किया गया है, जिसके अनुसार अब 50 हो जाएगा। तो इस 19 को घटाएंगे तो साथियों कुल मिला के 31 पूर्व में 31 जिला हुआ करता था राजस्थान में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान साथियों क्या है। तो इसमें भारत का स्थान चौथा है। अगर बात किया जाए पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पर अमेरिका है साथियों। अगर इस इंडेक्स की बात की जाए तो यह ग्लोबल फायर इंडेक्स क्यों प्रकाशित होता है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है, तो यह किसी देश की सैन्य ताकत को प्रदर्शन करता है और इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है। और दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर साथियों वह रसिया है, तीसरे स्थान पर साथियों वह चाइना है और चौथे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को मतलब आपसे जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो नए व्यूअर होंगे वह इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी चैनल पर साथियों बिहार दरोगा का सबसे बड़ा महायज्ञ सीरीज जो कि 139 टेस्टों का होगा उसका आयोजन किया जाएगा। चलिए साथियों, आयोजन किया जा चुका है, शंखनाद हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथियों इसे नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यह योजना लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 कुल वाहनों को 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है। यानी कि भारत सरकार ने कब तक टारगेट किया है कि जितने भी वाहन हैं उसमें 30% तक इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। तो उन्होंने इसको पूरा करने के लिए 2030 तक का टारगेट रखा है। अगला प्रश्न है और बात किया जाए साथियों कि भारत सरकार के द्वारा कब शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो यह 2070 तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है। अगर बात किया जाए बिहार सरकार की तो साथियों 2030 हुआ करती थी, जो कि अब 2040 तक उन्होंने ऐसा लक्ष्य रखा है शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनने का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान साथियों अमर सिंह को प्रदान किया गया है। इन्हें यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है, किसके लिए। तो साथियों प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में जो इन्होंने सहायता प्रदान किया था, उनके इस बेहतरीन कार्य के लिए इन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि बोला टिनुबू जो है वह कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो साथियों यह बोला टिनुबू हैं जो कि नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। और बात किया जाए यहाँ पे ऑप्शन में एक दिया हुआ है कि वियतनाम के बारे में, तो यह वियतनाम का जो है राष्ट्रपति वो वान यूंग, उनको वो वां नाम ही अजीब है साथियों, क्या करें,
वो वान, ठीक है, वो वान युयोंग, ठीक है, इन्हें वियतनाम का नया राष्ट्रपति बनाया गया है साथियों, इन्हें वियतनाम का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो यह पूरे विश्व में 100 महिलाओं की सूची जारी की गई है, उनमें से भारत की कुल 6 महिलाओं को शामिल किया गया है और ये महिला है निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का कार्यभार संभालती है, यानी कि भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला है रोशनी नायडर और किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायक, माधवपुरी बुच और सोमा मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में वाईके अलग का निधन हो गया है और इनका संबंध किस क्षेत्र से था साथियों? तो यह एक क्या थे? अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और ये 1992 से 96 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, पूछा गया है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो यह कोरियोलिस बल जो है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण साथियों उत्पन्न होता है, ठीक है, और इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में गति की दिशा बाईं ओर बल लगाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सारगैसो सागर स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है साथियों? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है या कौन सा है? तो साथी यह जो है कोटोपैक्सी है, जो कि सबसे सक्रिय तथा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और यह इक्वाडोर में स्थित है साथियों। आप याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा अथवा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपको लगाना है कोटोपैक्सी। अगर पूछ जाए कि वह कहाँ पे है तो वह इक्वाडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो साथियों जहां भी उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश होते हैं वहां यह समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर बात करें कि यह जो है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश होता क्या है? तो साथियों यह जो है पानी के साथ मृदा जो है वह बहकर चली जाती है और मृदा क्या होता है, यहाँ पे उपजाऊ मृदा का अभाव हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी की उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि सीढ़ी नुमा खेती करके यहाँ पे इसे कंप्लीट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो साथियों यहाँ आंसर हो जाएगा अजंता। अगर बात किया जाए अजंता की तो अजंता पर्वत श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है और यह श्रेणी जो है वह ताप्ती नदी के पश्चिम में पूर्व की ओर फैली है। यह भारत का एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो एक राज्य तक ही सीमित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? साथियों नहीं है तो यहाँ पे दिबांग, कामेंग और लोहित ये जो है साथियों ये सारे के सारे जो हैं इसके सहायक नदी हैं। अगर बात किया जाए साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और इस नदी की लंबाई लगभग 2918 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो साथियों इंदिरा गांधी जो है वो हरिकेबाज बैराज है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और यह इंदिरा गांधी नहर का बात किया जाए तो यह बैराज सतलज तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो यह चारों ओर जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी लगभग 45% तक पाई जाती है और बात करें तो इस प्रकार की मिट्टी में पोटाश चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66,
निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो साथियों यह टमाटर इसका प्राकृतिक स्रोत है। अगर बात किया जाए इमली की, तो इमली से टार्टिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल इमली से प्राप्त किया जाता है। और बात किया जाए यहाँ पे खट्टा दूध से, तो आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस वाला सिस्टम, तो यहाँ से लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। और चींटी जब हमें काटती है तो यह जो हमें दर्द या पेन महसूस होता है, यह फॉर्मिक अम्ल के कारण चींटी फॉर्मिक अम्ल जो है वह रिलीज करती है, इसी के कारण पेन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो साथियों लुई पाश्चर ने टीके की खोज की थी। इसके अलावा अगर बात किया जाए दूध के पाश्चराइजेशन की विधि की खोज, लुई रेबीज के टीके की खोज, ये सारे के सारे लुई पाश्चर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि पोलियो वैक्सीन की खोज जो है वह जॉन ई साल के द्वारा किया गया है। और चेचक की टीके की खोज जो है वह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो साथियों क्लोरोफिल जो है वह पौधा में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। होता यूँ है कि पौधे में जो है ऊर्जा है वह सूर्य के प्रकाश के फलस्वरूप जो है अभिक्रिया करने के उपरांत उसमें बनता है। और यह सूर्य जो है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से किस पौधों में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो साथियों यह इसका राइट आंसर मर्सिलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यह एक जलीय फर्न परिवार का सदस्य है और फर्न परिवार के सदस्यों की पत्तियां 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ऐसे पौधे अक्सर तालाबों या नालों के किनारे कीचड़ में घने गुच्छों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो यह जो है वेरिसेला एक नामक वायरस पाया जाता है। इसी के कारण यह एक विषाणु जनित रोग है, यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है इसका सिम्टम्स? तो इसमें तेज बुखार, पीड़ा, जलन, बेचैनी तथा संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। और इसके संचरण सीधे वायु द्वारा, छींक द्वारा अथवा खांसी के द्वारा हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो साथियों यह अंडवाहिका है। अंडे से गर्भाशय तक अंडवाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ले जाया जाता है। अंडवाहिका जो है वह मादा जनन अंग का नालीकार भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है और ये अंडाणुओं का वहन करते हैं, अर्थात यह अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का मार्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? तो यह जो है साथियों यह कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो समस्त जीव का शरीर कोशिकाओं का ही बना होता है और जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती है उन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है? साथियों तो वह जो है इसमें मूत्रमार्ग व उत्सर्जन तंत्र है, मूत्रवाहिनी तथा गुर्दे ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी कि उत्सर्जन तंत्र है। जबकि जो है गर्भाशय की बात किया जाए तो यह एक प्रजनन अंग है। साथियों यह जो है प्रजनन अंग है, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो साथियों महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो कि हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है, परिवहन करता है।
यह धमनी दैहिक एवं फुस्फुसीय रक्त परिवर्तन करती है तथा दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होती हुई पुनः हृदय के दाहिनी आलिंद में वापस आ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 यानी कि 75। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो साथियों यह है यूजेनिक्स प्रक्रिया। ठीक है, यूजेनिक्स क्या होता है? तो विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। इसे यह आनुवंशिका के क्षेत्र में यूजेनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है? तो साथियों यह जो है प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है और यह जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में यह नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक? ये क्या इसमें समानताएं पाई गई है? तो साथियों ये सभी जो है वह गैर धातु हैं, सभी धातु नहीं है, गैर धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक ये सारे के सारे गैर धातु होते हैं जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, अधातु कहलाती हैं। अधातु जो होती हैं वह सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साथियों यह तापीय अपघटन अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन होता है और क्या होता है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन हो जाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि फिनोल्फथेलीन, ठीक है, फिनोल्फथेलीन जो है उसके सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, तो इसका घोल जो है वह रंगहीन हो जाता है। ठीक है, वह रंगहीन हो जाता है। और बात किया जाए तो सिरका एसिड यानी कि सिरका एक अम्ल है जिसे फिनोल्फथेलीन में मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे वह रंगहीन हो जाता है। फिनोल्फथेलीन को क्षार में मिलाने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो साथियों मीथेन जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है और वह संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है, जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे वह जो है एकल बंध में बने होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सोने के तांबे के साथ किस लिए मिश्र किया जाता है? तो उसे कठोर बनाने के लिए साथियों इसका यूज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट है। होता यूँ है कि सोना एक मुलायम धातु होता है और इसे यह तन्य और अधातवर्धनीय होती है, यानी कि लचीली होती है, जितना आप फैलाइएगा उतना फैलते जाएगा, और पीले कलर की होती है तथा चमकदार ऊष्मा व विद्युत की सुचालक धातु होती है और इसकी अधातवर्धनीयता धातुओं में सबसे ज़्यादा होती है। तो सोने को कठोर करने के लिए इसमें तांबा को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। 82 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो साथियों जिंक जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अतः उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करें तो वह अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। 83 में पूछा गया है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है जल को शोधन करने के लिए? तो साथियों यह उसमें एलम का प्रयोग किया जाता है और एलम का प्रयोग
ये जल शोधन के लिए एक बेहतर तरीका होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो साथियों यह रासायनिक संयोजन पर इसका नियम आधारित था। बात करें तो सारे के सारे द्रव यानी कि जो भी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं और इन्हें ही परमाणु कहते हैं। और डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है जो कि रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम पर कार्य करते हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या पाए जाते हैं साथियों? पाया जाता है कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, बिल्कुल सही है। और क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती और क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी कि चुंबकशीलता होती है। यानी कि सारे के सारे इसमें ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो साथियों यह जो है वह अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, पूछा गया है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो साथियों त्वरण की बात किया जा रहा है, तो जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की माप की इकाई है। जैसे बात किया जाए गुरुत्वीय त्वरण जो होता है यानी कि जी और त्वरण जो होता है उसका एसआई यूनिट एक ही होता है जो कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसे मापने के लिए हवा के गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो साथियों इस स्थिति में इसमें पिंड से गिरती हुई किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी साथियों? स्थिर होगी। ठीक है, कोई भी स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। अगर बात किया जाए तो किसी भी बिंदु पर किसी भी एक निश्चित बिंदु पर ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा साथियों स्थिर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो साथियों वह है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है वह जो ऊर्जा ऊंचाई के साथ क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, साथ ही साथ घटने पर घटते रहता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अपकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 में क्या पूछा गया है साथियों? 92 में कह रहा है कि भारतीय बैंकों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? जो भारत की बैंक है उसकी सबसे ज़्यादा शाखा जो है वह किन देशों में है? तो साथियों इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य तथा अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का डैश कहते हैं। तो साथियों इसे अवमूल्यन कहा जाता है। होता क्या है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो यह अवमूल्यन होता है, और यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार जो है वह स्वयं करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94,
94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों यहाँ पे बात किया जाए तो यह शून्य हो सकती है, यह ऋणात्मक हो सकती है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम समावेशी विकास था। तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसी में यह जो है मूल उद्देश्य था कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ठीक है। और इस योजना के सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3 रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। साथियों कितने वर्षों में हो जाएगा? 15 वर्षों में। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और धन पता नहीं है और पूछा गया है कि कितने वर्ष में यह 3 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को स्लाइड के माध्यम से सॉल्व करते हैं। प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, प्रश्न अपने सामने खोल के रख लीजिएगा अगर ट्यूटोरियल का सेट होगा तो, नहीं तो मैं प्रश्न लिख के तब आपको समझाता हूँ। इसमें क्या करते हैं कि बोला गया है कि कोई धन, तो धन साथियों मान लेते हैं, ऐसा मान लिया गया है कि वह धन 100 है, ठीक है। तो कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट तो पता नहीं है और कितना टाइम दे रखा है, तो यह 15 वर्ष टाइम दे रखा है, उसमें 3 गुना हो जाएगा, यानी कि यह धन 3 गुना होकर क्या बन जाएगा साथियों? 300 बन जाएगा। 100 गुने 3 300 बन जाएगा, ठीक है। अब साथियों यह धन जब 300 बनेगा तो यह जो है पी जो है यानी कि प्रिंसिपल 300 माइनस 100 होगा, तो यह कितना का हो जाएगा वृद्धि? 200 का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो यह 200 इसमें से 300 में से 100 घटाएंगे, चूँकि यह 3 गुना हो रहा है। तो साथियों यह 200 क्या हो जाएगा? यह रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ब्याज हो जाएगा। तो आपको एसआई पता चल गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है साथियों पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, है ना। अब हमें क्या करना है, एसआई कितना है मेरे पास? 200 है। एसआई मेरे पास कितना है साथियों? एसआई 200 है, ठीक है। तो 200, प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया, टाइम कितना है? 15, आर पता नहीं, बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से 100 को कैंसिल अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि यह जो है 200 के नीचे यह 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 से यह 40 बार में, और यह जो है 13 तिया 39 और 1 40, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो कि साथियों अगर देखेंगे तो यह ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो यह ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यह एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरा कर सकती है, यानी कि कोई यात्रा वो कंप्लीट करता है 5 घंटे में, और वह यात्रा को 2/3 भाग 40 किलोमीटर की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करती है। तो कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं स्लाइड के माध्यम से। अब ये कह रहा है कि वह यात्रा को 2/3 यानी कि कुल यात्रा है, मान लेते हैं कुल यात्रा साथियों कितनी होगी? x। इस यात्रा की 2/3 जो है साथियों वह जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, इसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष, तो 3 में 2 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बचा कितना? 1/3। 2 भाग तो कवर कर लिया, अब 1 भाग बचा हुआ है। तो यह 1 भाग जो है साथियों, यह 1 भाग वह जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है।
यानी कि 1/3, 1/3, ठीक है। इतना जो भाग जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यह तय करती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो कुल कितने देर में कवर होगा, तो साथियों 5 घंटे में कवर किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x है ना, 2x/3 है ना, इंटू 40 प्लस x/3 इंटू 60। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो इसको कितना बार में कैंसिल करेगा, तो 20 बार में, यानी कि x/60 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/180, ठीक है। x/60 हो जाएगा और वो x/180 हो जाएगा। x/60 प्लस x/180, इसे कुल 5 घंटे में कवर किया जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, 180 हो जाएगा, इससे ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो है इसका एलसीएम इससे 1 बार में कैंसिल होगा और यहाँ पे x हो जाएगा, जो कि 5 के बराबर होगा, यानी कि 5 घंटा में कवर किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x है ना, 4x बराबर 180 गुने 5/cm हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से 4 हट के नीचे आएगा और इसको कैंसिल करेगा। 4 2 जा 16, 4 5 जा 25, ठीक है। 4 चौका 16, 4 पचे 20, और यहाँ पे 50 25, यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 पचे 20, यानी कि 45 गुने 5, जो कि आपका साथी हो 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 225, देखिए ये 225 आपको कहाँ दिया हुआ है, 225 की अगर बात करें तो यह जो है साथियों, यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में 225 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। 99 प्रश्न से पहले तो बढ़ेंगे, और इससे पहले अगर 97 की बात किया जाए साथियों, तो 97 में यहाँ पे स्कूटर दे रखा है और वहाँ पे कुछ और प्रश्न कह रहा है। अभी देखिए, ये प्रश्न रह गया था क्या शायद, साथियों करना क्या था कि यहाँ पे पहला जो प्रश्न सॉल्व हो रहा था, इसका आंसर यहाँ पे 13.1/3% जो था साथियों, इसका राइट आपको यहाँ पे टिक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा था, यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा था, ये ठीक हो गया। तो साथियों ये गलत है, इस प्रश्न को तो हमने अभी तक सॉल्व ही नहीं किया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व किया जाता है। ये डी तो इसका नहीं होगा, ये ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है अगले पहले प्रश्न। अब इसका सॉल्व करते हैं 97 नंबर प्रश्न को। 97 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 97 नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि रामू एक पुराने स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है, तो ठीक है, और उस पर 800 रुपया मरम्मत पर खर्च करता है। तो साथियों कितना हो गया, तो कुल मिला के 47 में 3 कीजिएगा तो 50 और 5 55, तो टोटल वो क्या कर रहा है, 5500 रुपया वो लगा रहा है, ठीक है। और यदि वो स्कूटर 5800 में बेच देता है तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अभी लगा कितना साथियों, 5500, और 5800 में बेचेगा तो 300 का प्रॉफिट होगा, 300 का प्रॉफिट होगा। और यह 300 का प्रॉफिट कितने पर होगा, तो 5500 उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, खरीदा मान लेते हैं 4700 में, और 800 लगाया, तो सारे के सारे इनके सीपी हो जाएंगे, लागत प्राइस। तो कोई भी प्रॉफिट लागत प्राइस पे ही निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 11 बार में और 5 से 20 बार में, यानी कि 60/11, ठीक है, 60/11। अब यहाँ पे करेंगे तो 11 पचे 55 और 5 60, यानी 5.5/11। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, जिसे हमने सॉल्व किया है, और उसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। पूछा गया है यदि किसी संख्या के जिसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः 7 4 5 है, तो बाद में अंक बढ़ा दिया जाए। बाद में क्या बढ़ा दिया जाए, एक इकाई अंक।
तो साथियों तो पुरानी संख्या तथा नई संख्या में अंतर क्या होगा। अब बताइए कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि दहाई, सैकड़े, दहाई और इकाई, यानी कि सैकड़े के जगह पर 7, दहाई के जगह पर 4 और इकाई के जगह पर 5। तो यह आप जान रहे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई होगा, सैकड़े के जगह पर है, और ये दहाई पे है तो 10 से होगा, और इकाई के जगह पर 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यह 5 बन जाएगा, यानी कुल मिला के साथियों ये क्या हो जाएगा 740 और 5 745 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे कि एक इकाई अंक और बढ़ा देंगे तो 7, 4, 5 और 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि ये संख्या और पूर्व वाली संख्या इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0। फिर बात किया जाए 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पे 67, यानी कि 6706 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। 100 में क्या पूछा जा रहा है साथियों कि x/4 जो बराबर है 7/3 की, यानी कि साथियों यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रखा है। अब देखिए 7 यहाँ पे दे रखा है x² - 7², ये आपका गलत है। चलिए पहले इसे सुधारते हैं तब प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और इसके अनुसार आपका आंसर भी गलत होगा, सारा का सारा आंसर भी गलत होगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो 7 है उसको आपको y करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी 7 है उसको y करना है, ठीक है। और प्रश्न आपका क्या हो जाएगा xy + y² बटा x² - y², ठीक है। यहाँ 7 नहीं है y², तो पहले हम इसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। x + xy, देखिए x ये y हो गया, ठीक है, xy + y² बटा a² - b² के फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो x + y और x - y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x और y है और प्लस y² है, एक y को कॉमन कर ले तो बचेगा क्या x + y, ठीक है। अगर आप साथियों एक y को कॉमन करते हैं तो क्या बचता है x + y, ये बच गया, और नीचे क्या हो जाएगा x + y माइनस x - y। अब बताइए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा y, ठीक है, और नीचे क्या बचा x - y। अब यहाँ पे देखेंगे अगले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था प्रश्न, देखिए एकदम इजी प्रश्न है, यूँ बन जाएगा x की जगह पर क्या है 4 है और y की जगह पर क्या है 3 है। तो देखिए x की जगह पर 4 है और y की जगह पर 3 है, ठीक है साथियों, y की जगह पर 3 है, तो इस 3 को लिखेंगे और x की जगह पर 4 है -3 है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो कि बात की जाए तो ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है, इसी कारण हम आंसर को गलत किए हैं, ठीक है। 3 आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेट 6 की समाप्ति हुई और यह महायज्ञ का सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग सेट नंबर 7 में मिलेंगे। आप सभी लोगों का शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों ज़रूर करें, यह मेहनत बहुत ही रंग लाएगी। वो उस समय आपको आभास होगा इसका जब एग्ज़ामिनेशन हो रहा होगा। चलिए धन्यवाद।